हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी एंड in the continuation with this super fast revision that we have started from Monday, आज Tuesday की क्लास में again we will be covering the part number 2 of political institution in India. Okay, तो यूनिट नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हम कर रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट। ओके, सो पार्ट नंबर 1 हो चुका था जिसमें हमने प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्री बेसिकली फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब हमने रिवाइज किया अच्छे से, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन जहां से आते हैं। और इसी प्रकार से इस वाले टॉपिक में भी जो है हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो है कवर करेंगे। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 2 सुपर फास्ट रिवीजन। ओके फाइन, चलिए। सो आई होप कि आप सभी लोग क्लासेस को रेगुलर देख रहे होंगे, कंप्लीट फिनिश भी कर रहे होंगे। ठीक है, रेगुलर देखने के साथ साथ सारी क्लासेस कंप्लीट फिनिश करते जाइए। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो वैसे लाइव चलेगा बट बाद में जो है अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं जब फ्री रहूंगा तो मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो सुपर फास्ट रिवीजन है लगातार चलते रहेगा। 5 PM पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस जिस तरीके से मिल रही हैं, संडे से आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। संडे को भी मैंने रिकॉर्डेड क्लास डाली थी, कंप्लीट रिवीजन वाली। फाइन, सिलेबस कंप्लीट रिवीजन। एंड देन मंडे को आपको क्लास मिली थी फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 1। सो वो आपने देख ली होगी आई होप, एंड सो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा जहां तक मुझे पता है। ठीक है, और टेक्स्ट बुक के टेलीग्राम चैनल जो है, ठीक है, प्रद्युमन सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहीं पे आपको सारी फ्री क्लासेस की लिंक और जो पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ भी, ठीक है, जो पढ़ाया उसका फ्री पीडीएफ भी, ठीक है, जो मैं क्लासेस ले रहा हूं उसका फ्री पीडीएफ, क्लास की लिंक, ओके, ये सब जो है आपको, और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सारी जो फैसिलिटीज है इसी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू हैव ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, बिकॉज वहीं से आपको जितनी फ्री क्लासेस है उनकी लिंक जो है वहां पे मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए तो आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, और प्रारंभ करते हैं कुछ दमदार मोटिवेशन के साथ में, कि कहा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। ठीक है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, पर पहलू हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। ठीक है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। ठीक है, सो हम लड़ेंगे, ठीक है, डरना नहीं है। पेपर कठिन होने दीजिए, कैसा भी क्वेश्चन आएगा वी विल फाइट एंड वी विल मेक श्योर कि वी विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ओके, सो वी ऑल आर टुगेदर, वी आर ऑल आर प्रिपेयरिंग टुगेदर एंड वी विल मेक श्योर कि दिस टाइम यू गाइज आर गोइंग टू गेट जेआरएफ इन द जून 2023 एग्जामिनेशन। ओके, आप सभी की मार्कशीट में लिख कर आना चाहिए कि जेआरएफ सिलेक्टेड फॉर जेआरएफ एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, ये लिख कर आना चाहिए, ये बेसिकली हमारा टारगेट है। सो अगर लड़ते रहेंगे तो कदमों में जहां होगा हमारे, और अगर डर गए तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ आज का इस सेशन को। फाइन, सो सब एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, चलिए क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगस्त ऑफर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, ओके, क्वेश्चन में पूछा गया कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था। सो यहाँ पे हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद। सो अगस्त ऑफर जो है इट वाज बेसिकली बीन प्रेजेंटेड 1940, 1942, 1944, 1946। ओके, तो अगस्त प्रस्ताव जो है वो किस वर्ष जो है ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो है भारत में भेजा गया था। भारत सरकार बेसिकली जो भारत के जो लीडर्स थे उनके सामने प्रेजेंट किया गया था कि व्हाट काइंड ऑफ असेंबली दे वर लुकिंग फॉर। ओके, चलिए, सो आप आई होप कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया होगा। सो करेक्ट आंसर इसका बेसिकली क्या होगा, अगस्त ऑफर आया है 1914 में। ओके, सो 1940 में, 1940 में अगस्त ऑफर आया था। सो अब हम जरा डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। जिस तो संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, सो क्वेश्चंस बन सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। ओके, सवाल आ सकता है कि भारत के संविधान जो है, ठीक है, भारत के संविधान सभा जो थी उसके बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़े। तो जैसे एक कथन इंपॉर्टेंट क्या है कि एम एन रॉय ने पहली बार विचार दिया 1934 में, सबको पता है। देन कांग्रेस पार्टी ऑल्सो ऑफिशियली डिमांडेड इन 1935। ओके, कांग्रेस पार्टी ने भी 1935 में आधिकारिक रूप से एक संविधान सभा की बात की। और साथ साथ नेहरू ने तो क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। दिस स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, ये कथन एग्जाम में लिख देंगे कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए और वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा निर्मित होना चाहिए।
ये कथन किसका है, ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ये कथन किसने दिया है, तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू का, ओके। एंड दिस वाज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिशर्स इन द अगस्त ऑफर, ओके। ब्रिटिशर्स ने बोला अगस्त ऑफर में कि आप भारतीयों से क्या बोला कि आप हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मदद कीजिए और हम आपको आजादी दे देंगे, ओके। वी विल प्रोवाइड यू इंडिपेंडेंस एंड वी विल क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, ओके। सो ब्रिटिशर्स का ये कहना था, अगस्त ऑफर जो दिया गया था कि आप बेसिकली ब्रिटिश का समर्थन कीजिए स्पेशली इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, support the British forces in the Second World War, and then the India will be getting independence as well as their own constituent assembly, okay. So अगस्त ऑफर आया था 1940 में, then उसी बेसिस पर आफ्टर दैट देयर केम ए क्रिस्प मिशन प्लान आल्सो, ओके, बट दैट वाज रिजेक्टेड, ओके। क्रिस्प मिशन आया था बट उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, भारतीय नेताओं ने बोला कि नहीं ये हमको नहीं चाहिए, ओके। देन केम द कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946। कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, विच एक्चुअली क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। सो इसके द्वारा ही इलेक्शन कंडक्ट कर गया है, ठीक है। सो दिस कैन बी ए क्वेश्चन आल्सो, ओके, कि इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंडक्टेड अंडर व्हिच but we let's say related to which particular plan or something like that, okay। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जो भारत की संविधान सभा का निर्माण के लिए जो चुनाव हुए थे वो किस, उसका जो आधार है वो कहां से आता है, तो कैबिनेट मिशन प्लान से आता है, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया, ओके। भारत के आजाद भारत के लिए एक संविधान सभा का जो है निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके फाइन। इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है जो कि आपको हर कीमत पे याद रखनी है रिगार्डिंग द what we can say especially the formation of constituent assembly and the different events, okay, because from here you can get a chronology based question or let's say arrange the following question, okay। arrange करने के लिए आ सकता है सीक्वेंस में। तो सबसे पहले क्या हुआ, फॉर एग्जांपल 6 दिसंबर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का बनना इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेंच प्रैक्टिस, ओके। एक फ्रेंच प्रैक्टिस के द्वारा, ओके, विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, ओके। यहाँ पे जो है डायरेक्ट चुनाव नहीं हुए थे, ओके। सो द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ओके। उनका जो चुनाव है वो भारत के नागरिकों ने डायरेक्ट नहीं किया था, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया हैव इलेक्टेड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ओके। भारत के लोगों ने अपनी प्रांतीय सरकारों को चुना, ओके, स्टेट गवर्नमेंट, ओके, वी कैन से, ओके। एंड दोज स्टेट गवर्नमेंट्स, ओके, द member of legislative assembly, okay, MLAs of the state government, they have selected the member of constituent assembly, okay, fine। so संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ कि प्रोविंशियल इलेक्शन करवाए गए, प्रोविंशियल लेवल में मतलब प्रांत स्तर पर चुनाव करवाएगा, और प्रोविंशियल स्तर पर जो लोग चुने, ओके, द इलेक्टेड मेंबर्स, ओके, दे हैव इनडायरेक्टली इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। सो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुना गया है इनडायरेक्टली, ओके, दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, ओके। दिस स्टेटमेंट कैन आल्सो बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ओके। ये सवाल भी एग्जाम में आ सकता है कि इफ दे विल राइट कि ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, सवाल लिख दिया जाएगा कि भारत की संविधान सभा के बारे में इन कथनों को पढ़िए, तो उनमें से कौन से कथन सही है। सो वो लिख देंगे कि भाई भारत की संविधान सभा जो है डायरेक्टली चुनी गई थी, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इट वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, पार्शली इलेक्टेड, पार्शली नॉमिनेटेड, ओके। इसमें कुछ नॉमिनेटेड सदस्य भी थे, ओके। इट आल्सो हैज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट एंड दोज वर नॉमिनेटेड मेंबर, ओके। जो रजवाड़ों से, रियासतों से मेंबर्स आए थे वो वहां के राजाओं ने अपनी तरफ से नामित किए थे, ठीक है, वो चुने हुए नहीं नेता थे। जहां जहां रजवाड़े थे, जो भारत में जो रजवाड़े जुड़े थे, ठीक है, रियासतें जुड़ी थी, the princely state, those who became the part of India, they have they sent their representative, they nominated, okay, not the elected one, okay। वहां पे चुनाव नहीं हो रहे थे, बाकी in the British provinces, okay, जो ब्रिटिश के प्रांत थे वहां पे चुनाव करवाए गए, and then the member of constituent assembly was basically being selected। then the first meeting was held on 9th December, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, फिर 11 दिसंबर को प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया, एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट वाज सिलेक्टेड, ओके, एज वेल एज लीगल एडवाइजर BN राव, ओके। सो जो अपॉइंट मतलब बेसिकली अध्यक्ष जो है, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए, और वाइस चेयरमैन को भी, उपाध्यक्ष को भी चुना गया, और साथ साथ जो हरेंद्र SC मुखर्जी इनको हम बोलते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूएंस लीगल जो एडवाइजर है BN राव को बनाया गया। देन 13 दिसंबर को द ग्रेट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ओके, व्हिच क्रिएटेड द बेस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो व्हिच लेज द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which later became the preamble of Indian Constitution, okay। तो जो आपकी प्रस्तावना है वो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आई है, जो कि बेसिकली जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था। इट वाज नॉट अडॉप्टेड देन, ओके। सो इट वाज प्रेजेंटेड ऑन 13th, देन ऑन 22nd of January, ओके, फाइन, तकरीबन एक महीने बाद, ओके, आफ्टर 1 month, ऑलमोस्ट 1 month, इट वाज
एक्सेप्टेड बाय ऑल द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, सभी जितने भी सदस्य थे उन्होंने अनोनिमसली ओके पूर्ण बहुमत से ये बात रखी कि हाँ, जो भी बातें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी हैं, ओके, व्हाटएवर इज बेसिकली बीन प्रेजेंटेड बाय नेहरू इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, that should be the basic principle of Indian constitution, that should be philosophy, okay, because preamble represent the philosophy। तो जो preamble में बातें कही हैं वही थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। तो जो भारत के संविधान का जो दर्शन था वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आ गया था। तो 22 जनवरी 1947 को इट वाज अडॉप्टेड, फाइन। सो हियर इट वाज प्रेजेंटेड एंड हियर इट वाज अडॉप्टेड, ओके। तो वहां पे उसको प्रस्ताव रखा गया और यहाँ पे उसको अडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947। देन 22 जुलाई 1947 द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, ओके। भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया। क्यों? बिकॉज वी वर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त, ओके। 15 अगस्त को हमको आजाद होना था, ओके। वी आर गोइंग टू गेट अचीव इंडिपेंडेंस। 15 अगस्त डेट मुकर्रर कर दी गई थी कि 15 अगस्त को आजाद हो रहे हैं, तो उसके पहले झंडा चाहिए, ओके। सो आप जब आजाद होंगे तो क्या फहराएंगे? यू नीड अ फ्लैग। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted a national flag on 22nd of July 1947. This is going important fact, okay. Usually people believe कि okay it was adopted in 1950, okay, 1950 में जो आया था, नहीं, ये 1947 में ही राष्ट्रीय ध्वज जो है अडॉप्ट कर लिया गया था। बिकॉज सीधी बात है, भारत आजाद हो रहा है तो आजादी से पहले जो है आपके पास झंडा होना चाहिए। 15 अगस्त को हम आजाद हुए। देन आफ्टर दिस इंडिपेंडेंस 29 अगस्त 1947 द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज क्रिएटेड, ओके, मतलब मौसदा समिति जिसने भारत के संविधान का दस्तावेज तैयार किया अंडर द लीडरशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर, ओके। सो वो बनाई गई। उसके बाद 16 जुलाई को एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, जहां पे along with एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी was also basically been selected as the second vice president, okay। तो पहले से एच.सी. मुखर्जी was the vice chairman, okay। Now another vice president और ऐसे vice chairman was elected as the वी.टी. कृष्णमाचारी, okay। इन दोनों को जो है vice president का पद दिया गया। Then 26, okay, एच.सी. मुखर्जी ऑलरेडी वाइस चेयरमैन थे, okay। He was already the vice chairman of कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। संविधान सभा के वो पहले से ही वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष थे। फिर बाद में वी.टी. कृष्णमाचारी को भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, देन या फिर उपाध्यक्ष बनाया गया। देन 26 नवंबर 1947 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय द असेंबली, ओके। फाइनली 26 नवंबर 1947 व्हिच इज द डेट रिटन ऑन द प्रीएम्बल आल्सो, ओके। यही डेट जो है प्रीएम्बल पे लिखी हुई है। एंड देन 24 जनवरी 1915 द लास्ट मीटिंग ऑफ असेंबली वाज कंडक्टेड, ओके। 24 जनवरी 1950 को आखिरी मीटिंग हुई वेयर basically they have adopted multiple things, okay, fine, national song, okay, national anthem, okay, multiple thing, okay, president of India, okay, इस प्रकार से जो चीजें जो है वो अडॉप्ट की गई थी। एंड देन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ओरिजिनली, ओके, फाइन। सो टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन, ओके, एज वेल एज 6.4 मिलियन एक्सपेंडिचर, ओके। 6.4 मिलियन रुपए का एक्सपेंडिचर के द्वारा जो है हमारा संविधान बनाया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, तकरीबन मोटा मोटा आप बोल सकते हैं 3 साल का वक्त लगा, ठीक है। सो दीज आर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन व्हिच कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ओके। ये एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो इसके आगे बढ़ते तो यहाँ से तो अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है। दे कैन इवन आस्क यू सम फैक्चुअल क्वेश्चन की कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। सो अरेंज वाला क्वेश्चन आ सकता है या फिर कंसीडर द फॉलोइंग, ओके, फाइन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सम इंपॉर्टेंट डेट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Basically it ratified the Indian membership to the Commonwealth in May 1947, okay। राजमंडल में भारत की सदस्यता को पुष्टि करने का काम जो है मई 1949 में किया। नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन 1947 22 जुलाई। अडॉप्टेड द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान को अपनाया 24 जनवरी में। इट मींस की लास्ट मीटिंग, ओके। सो 24 जनवरी वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। संविधान सभा की आखिरी मीटिंग क्या थी? 24 जनवरी 1950। और उसी दिन सेम डे नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग टुगेदर, ओके। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत एक साथ सेम डे। एंड राष्ट्रीय ध्वज पहले से एडवांस में 47 में बिफोर द इंडिपेंडेंस, ओके। आजादी से पहले ही संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया था। ऑन द सेम डे they elected राजेंद्र प्रसाद as the first president of India। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। And Constitutional Assembly held its final session on 24th of January, okay। So this can also be asked कि the final meeting, okay, the final sitting of the Constitutional Assembly was on 24th of January 1950, okay, fine। Total 11 session, okay। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कितने सत्र हुए थे, okay। How many sessions were there of the Constituent Assembly, okay। So total 11 session, 11 सत्र। जैसे होता है ना कि अभी हमारी बेसिकली पार्लियामेंट के लोकसभा के सत्र होते हैं, ठीक है, कि भाई बेसिकली आपका विंटर सेशन आ रहा है, फिर बजट सेशन आ रहा है, ठीक है। तो सत्र होते हैं ना कि बेसिकली बजट सेशन है, बजट सत्र चल रहा है, या फिर शीतकालीन सत्र चल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग सत्र होते हैं, ऐसे ही करके टोटल, ओके। सिमिलरली द
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैज टेकन टोटल 11 सेशन, ओके 11 सत्र हुए थे संविधान सभा के, जो कि एग्जाम में आ सकता है। टोटल 11 सेशन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नाउ there are some important committees that you need to remember because they can ask you match the following question, okay, यहाँ से match the following question आ सकता है। they can write the name of different committees as well as their president, okay, who presided which particular committee, okay, union power committee, union constitution committee, okay, so basically आपका बोल सकते हैं संघ शक्ति समिति है, संघ संविधान समिति है, ठीक है, मौजूदा बेसिकली मौलिक अधिकार समिति, ठीक है, फंडामेंटल राइट उप समिति जेबी कृपलानी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी, या फिर आप बोल सकते हैं मौजूदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति पटेल जी थे, ठीक है, या फिर संचालन समिति, ओके, स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द असेंबली, ओके, सॉरी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके, संविधान सभा की जो स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति कौन थी, किसके अंडर में थी, राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी। So these are the important things that you need to know about the basically the Constituent Assembly of India. Along with that, you can also remember few information regarding the drafting committee. कौन कौन उसके मेंबर थे एक बार देख लीजिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस यू मस्ट नो कि इट वाज क्रिएटेड ऑन 29th of August, ओके 1947, ओके 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ओके वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस दिस वाज क्रिएटेड, ओके इंडिपेंडेंस के बाद इसकी स्थापना इसको बेसिकली जो बनाया गया था, फाइन 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की गई। चलिए आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एंड वी विल टॉक अबाउट सम important things regarding the parliament because a lot of students have requested me to sir please clarify some important information regarding Lok Sabha and Rajya Sabha, okay, so Lok Sabha Rajya Sabha के बारे में अक्सर जो है सवाल confusing होते हैं एग्जाम में, so we will try to understand very clearly about the distinction between the Lok Sabha and Rajya Sabha of India, okay, regarding their power function and as well as their composition, okay, तो पहले हम बात करते हैं composition की। so total strength, okay, the maximum strength approved by the constitution is 552, okay, संविधान के हिसाब से 552 होने चाहिए, फाइन, एंड अब उसमें दो कम हो गए, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज बेसिकली बीन रिमूव्ड। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, द करंट स्ट्रेंथ इट 543, अभी जो करंट स्ट्रेंथ है, ओके, द करंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 543, आज के वक्त में जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो कितनी है 543, और जिसमें से 530 सदस्य जो है कहां से आते हैं, दे आर फ्रॉम द स्टेट ओनली, ओके, राज्यों से अलग आते हैं, और 20 जो है दे आर कमिंग फ्रॉम द union territory, okay, केंद्र शासित प्रदेशों से, okay, so 530 member from the state, okay, separately elected on the basis of their constituencies, okay, and in the Rajya Sabha 238 सदस्य, okay, जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं से बेसिकली आते हैं, केवल और बेसिकली सॉरी 8 में से, ओके, 8 जो आप हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं, ओके, वी टोटली राइट नाउ वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज, ओके, आउट ऑफ दोज 8 यूनियन टेरिटरीज, ओके, ये जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये गलती से 9 लिखा है यहाँ पे, राइट नाउ वी हैव 8 यूनियन टेरिटरी, आउट ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी ओनली दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर हैज रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, बाकी सभी यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ओके, सो द मेंबर्स इन द राज्यसभा दे आर कमिंग फ्रॉम द स्टेट एज वेल एज यूनियन टेरिटरी, बट ओनली फ्रॉम द 3 यूनियन टेरिटरी, ओके, 3 ही यूनियन टेरिटरी से, एंड 2 member एंग्लो, ओके, नॉमिनेटेड मेंबर्स आर आल्सो देयर, बट it is basically been abolished for the Lok Sabha, okay, so Lok Sabha में now there is no nominated member, okay, after 104th constitutional amendment, okay, 104वें संविधान संशोधन के बाद अब जो एंग्लो इंडियन को जो बेसिकली सदस्यता थी, मनोनीत सदस्य थे, वो भी खत्म कर दिया गया है 2019 में। स्टिल इन राज्यसभा देयर आर 12 बेसिकली नॉमिनेटेड मेंबर, ओके, राज्यसभा में अभी भी जो है 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, दोज आर बेसिकली बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इन 12 सदस्यों को जो है उनकी सेवा, उनके साहित्य, सामाजिक सेवा, अलग अलग कला के क्षेत्र में जो विद्वान है उस ज्ञान के आधार पर उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, फाइन, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को किया गया था, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों को किया गया है, ओके, चलिए अब बात आती है द डिफरेंस बिटवीन स्पीकर वर्सेस चेयरमैन, ओके, तो स्पीकर और चेयरमैन के बीच का डिफरेंस जरा समझते हैं। सो स्पीकर क्या कर सकता है, चेयरमैन क्या कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ही इज इलेक्टेड मेंबर एंड ही इज ऑल्सो बेसिकली वन वी कैन से द मेंबर ऑफ द लोकसभा ऑल्सो, ओके, चुनाव भी होता है और मेंबर भी है, बट वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ओके, सो ही इज नॉट ए मेंबर, फाइन, ही इज नॉट ए एमपी, वो चुने हुए नहीं होते, ही इज जस्ट अपॉइंटेड देयर, ओके, एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट को ही भारत के जो बेसिकली उप राष्ट्रपति हैं उनको ही सभापति बना दिया जाता है, पदेन सभापति हैं, ही इज नॉट इलेक्टेड मेंबर, ओके, उनको चुना नहीं जाता राज्यसभा द्वारा, वो बस ऐसे बन जाते हैं, बट लोकसभा में द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द पीपल इटसेल्फ, ओके, लोकसभा के लोग हैं अपने ही सदस्यों में से किसी एक को स्पीकर बनाते हैं, ठीक है। धन विधेयक के मामले में ऑल द पावर इन द हैंड्स ऑफ लोकसभा, ओके,
with in the case of money bill, all the power is in the hands of the Lok Sabha. In the and the chairman of Rajya Sabha doesn't have any kind of power there. Basically, the Article 108 बेसिकली के तहत संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये करते हैं. ओके 108 अनुच्छेद के तहत जो है द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ओके इज गोइंग टू बी बेसिकली बीन चेयर्ड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा. ओके तो इस लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो ज्वाइंट सिटिंग का की अध्यक्षता करते हैं. कैन नॉट प्रिसाइड ए ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट. ओके ये नहीं कर सकते. मिनिमम एज क्वालिफिकेशन 35 है, यहाँ पे 25 है, बिकॉज ऑब्वियसली the chairman is basically the vice president. Okay, the minimum qualification for vice president is 35 age. Okay, so राष्ट्रपति और भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल उम्र है, तो इसलिए यहाँ पे इनकी एज जो है 35 रहेगी. ठीक है. एंड बाकी चेयरमैन कैन नॉट वोट ऑन द इंस्टेंट ऑफ व्हेन द रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल. ओके मतलब अगर चेयरमैन को ये हटाने के लिए रेजोल्यूशन चल रहा है तो उसका मामले में चेयरमैन वोट नहीं कर सकते, बट स्पीकर कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. ओके मान लीजिए स्पीकर को हटाया जा रहा है तो उसमें पहली बार में वो वोट डाल सकते हैं. ठीक है. इस प्रकार से कुछ जो पावर्स जो है यहाँ पे डिफरेंशिएशन उनके बारे में लिखे हैं, एक बार थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा. यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं अक्सर. एंड नाउ अबाउट द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिगार्डिंग लोकसभा एंड राज्यसभा, वो एक बार देख लीजिएगा. अगेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. देन हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, लोकसभा पावर इन कंपैरिजन टू द राज्यसभा. ओके राज्यसभा के कंपैरिजन में लोकसभा की जो पावर है वो हम बेसिकली जरा देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में की पावर में क्या क्या डिफरेंस है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ जी फाइन. सो लोकसभा की पावर की अगर हम बात करें इन कंपैरिजन, सो लोक मनी बिल अगेन एज वी ऑल नो वित्त विधेयक. राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट मनी बिल. फाइनेंशियल बिल नॉट containing the matter of Article 110 can be introduced only in Lok Sabha. Okay, and final power to decide whether something is a money bill is vested with the speaker only. So the speaker of preside over the joint sitting. Rajya Sabha can only discuss the budget but cannot vote on the demand of the demand for the grant. Resolution on the discontinuation of national emergency can be passed only in the Lok Sabha, and Rajya Sabha cannot remove the council of minister by passing no confidence motion. Okay, so अब यहाँ पे बात क्या आ रही है कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास पूरी शक्ति, राज्यसभा धन विधेयक को रिजेक्ट नहीं कर सकती, खारिज नहीं कर सकती. अनुच्छेद 110 के अगर मामले ना हो, शामिल ना हो किसी वित्त विधेयक में, तो उस मामले में लोकसभा ही निर्णय लेगी, राज्यसभा के पास कोई ताकत नहीं है. ये तय करने की अंतिम शक्ति भी धन की कोई चीज धन विधेयक है कि नहीं है, ये भी लोकसभा के अध्यक्ष के पास ही है. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं. राज्यसभा केवल बजट को चर्चा कर सकती है, बजट को मना नहीं कर सकती. बजट में मांगे गए सरकार के द्वारा मांगे गए अनुदान पे वोट नहीं कर सकती. ओके बिकॉज अगेन इट्स अबाउट बजट, इट्स अबाउट मनी. ओके मनी मैटर जो है सारे लोकसभा डील करेगा. ओके राज्यसभा जो चुपचाप हामी भर देगा. ओके राज्यसभा डजंट हैव अ पावर टू रिस्ट्रिक्ट द मनी सप्लाई ऑफ द गवर्नमेंट. ओके सरकार का जो पैसे का जो सप्लाई है उसको रोक नहीं सकता राज्यसभा. वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय आपातकालीन की समाप्ति के लिए भी लोकसभा में ही प्रस्ताव पारित होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राज्यसभा सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता मंत्रियों के खिलाफ, मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकता. ओके बिकॉज देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा. नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इट कैन ओनली बी यूज्ड इन द लोकसभा. ओके वो सिर्फ लोकसभा में उपयोग हो सकता है, राज्यसभा में नहीं. ठीक है. दीज आर द मेजर डिफरेंसेस व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा. देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके राज्यसभा के पास भी कोई स्पेशल पावर है. आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि राज्यसभा में पास रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंटिंग इन वोटिंग that parliament should make law with respect to any matter enumerated in the state list. Okay मान लीजिए राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि वो राज्य से जुड़ी राज्य सूची से, ओके उसके पास पावर है कि राज्य सूची, ओके जो मुद्दे राज्य सूची में दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल नंबर 8. ओके शेड्यूल नंबर 8 के हिसाब से जो मुद्दे जो है राज्य सूची में दिए गए हैं उन पर अगर कानून बनाने की बात आएगी, सो फॉर दैट ओनली राज्यसभा हैज द पावर टू पास अ रेजोल्यूशन. ओके पहले राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगी, देन द गवर्नमेंट विल क्रिएट द लॉ and then it will be passed in the both houses. Okay so सिर्फ राज्यसभा ही इसको प्रस्ताव को इंट्रोड्यूस करता है, तभी जाके है मतलब भारत की सरकार जो है if the government of India want to make a law regarding the state list, okay जो कि राज्य सूची का मुद्दा है, उस पर अगर सरकार लॉ बनाना चाहती है तो उसमें राज्यसभा की परमिशन पहले चाहिए. क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ऑल्सो आर्टिकल 312. ओके अनुच्छेद जो 312 है वो क्या बोलता है, अखिल भारतीय सेवाओं, नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण जो है वो भी राज्यसभा के द्वारा किया जाता है. Approval of proclamation of emergency under Article 352, 56, 50, 60 if Lok Sabha is dissolved. Okay अगर मान लीजिए लोकसभा भंग है, because again as we all know कि राज्यसभा is a continuing chamber. Okay राज्यसभा क्या है, एक लगातार चलने वाला चैम्बर है, वो कभी भंग नहीं होता. Okay every 2 year
द 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर बेसिकली बीन रिटायर्ड, ओके। हर 2 साल पे उसके 1/3 जो मेंबर है वो हट जाते हैं और नए मेंबर आ जाते हैं, ओके। सो इट इज अ कंटिन्यूअस हाउस, ओके फाइन। उसमें नए नए मेंबर जो है अकॉर्डिंग टू द वोटिंग परसेंटेज द स्टेट लेवल, ओके, राज्य स्तर पर जो एमएलए की संख्या है, जो भी प्रोपोर्शनल डिवीजन है, अकॉर्डिंगली लोकसभा राज्यसभा के मेंबर चुनते जाते हैं। बट अगर राज्यसभा लोकसभा पावर में नहीं है तो उस वक्त में इमरजेंसी पावर जो है उसको प्रोक्लेम करना जो है वो आप राज्यसभा से करवा सकते हैं, ओके। सो गवर्नमेंट कैन टेक द हेल्प ऑफ राज्यसभा फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द केस व्हेन Lok Sabha is not available. Okay, fine. चलिए. So these are the important pointers. Now moving forward, just I want to tell you about the Textbook Super Coaching platform. So Textbook Super Coaching के YouTube चैनल पे तो आप लोग लगातार पढ़ ही रहे हैं. You are continuously taking my classes. You are loving it. You are enjoying it. You are learning it also. Okay. But similarly, I have also my courses. Proper paid structured courses are also available on the Textbook platform, which can be very helpful for your preparation. Okay, आपको एग्जाम में आपकी काफी मदद करेंगे. सो उसको भी आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं. यू कैन रीच ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म. वहां पे जाके आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां पे सारे कंप्लीट कोर्सेज, मॉक टेस्ट, ओके. एंड अभी स्पेशली ऑफर चल रहा है. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर द थिंग, बिकॉज फ्रॉम 28th टिल 31st अ स्पेशल सेल इज गोइंग ऑन, ओके. एक स्पेशल सेल चल रही है जिसका आप सभी को फायदा उठाना चाहिए, ओके. इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट, इफ यू वांट टू रियली प्रिपेयर इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, ओके, सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, with mock test, study notes, classes, everything, crash course, complete course, paper 1, paper 2, everything in a single subscription, okay. एक subscription और सब कुछ काम, okay. In a single subscription you will get everything, ठीक है. वहीं mock test भी मिल जाएंगे, study notes भी मिल जाएंगे, सुपर टीचर के द्वारा जो पेपर 1, पेपर 2 सबके क्लासेस वगैरह सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है. ओके नाउ, और उसके लिए आपको करना क्या है, इस नंबर पे कॉल कर लेना है बस, ठीक है. ये दिस इज द नंबर 8976955174, ओके. इस नंबर पे कॉल कीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे मुझे भी रीच कर सकते हैं आप, ठीक है. टेलीग्राम पेज का नाम आप लोगों को पता है, प्रद्युमन सर _टेक्स्टबुक, ओके. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, which one of the following is not true about the amendment of the constitution under article 368, okay. तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के जो बारे में जो बातें कही गई हैं, उनमें से इन सारे कथनों को पढ़िए और उसमें से बताइए कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक है. चलिए, सो इसका सही उत्तर क्या होगा, नॉट ट्रू पूछा गया है. गलत कौन सा है, दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली इनकरेक्ट, ओके. ये वाला जो है गलत है, बाकी ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट, ओके. देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके. संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, ओके, नॉट नॉर्मल अमेंडमेंट, ओके. इफ देयर इज अमेंडमेंट इन द नॉर्मल बिल, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ओके. फॉर एग्जांपल, देयर वाज ऑलरेडी अ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड दैट इट वाज बेसिकली बीन अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके. पहले से जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था, उसको अमेंड किया सरकार ने, तो दैट इज अ स्टेटरी लॉ, ओके. वो अपने आप में पार्लियामेंट का ही लॉ था. बट व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन, तो उस मामले में इन दैट केस देयर इज नो प्रोविजन फॉर बेसिकली ज्वाइंट सिटिंग, ओके. ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती. बाकी प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एक्ट, डेफिनेटली प्रेसिडेंट को अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी. इन द केस ऑफ constitutional amendment, if anything is basically been said by the Lok Sabha and Rajya Sabha, it is passed, then president is compulsory need to provide the accent. It means कि he cannot use veto power. So president की जो veto power है वो इस केस में अप्लाई नहीं होती इन द केस ऑफ अमेंड बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके. संविधान संशोधन के मामले में उनकी पावर जो है अप्लाई नहीं होती, ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स की. भारत में अमेंडमेंट की प्रक्रिया क्या है, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके. भारतीय संविधान में भाग 20 में, ओके, एन आर्टिकल इन पार्ट 20 अनुच्छेद 368 के तहत, ओके, आर्टिकल 368 पार्ट 20, इट टॉक्स अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, ओके. सॉरी, थर्ड basically I like to say different talks of which second and third type of amendment are governed by the article 3, okay. So there are 3 types of amendment, okay. 3 प्रकार से amendment कुछ जो गवर्न किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल टाइप ऑफ अमेंडमेंट इंक्लूड सिंपल मेजोरिटी, ओके. ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, दोनों ही सदनों में क्या स्वीकृति मिल जाए नॉर्मल सिंपल तरीके से, ओके, विदाउट जस्ट बाय रेजिंग द हैंड, ओके, फाइन. सिंपल मेजोरिटी हो गया. देन सेकंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट इंक्लूड कैन बी इफेक्ट बाय स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ओके. यहाँ पे क्या, जो हाउस की पूरी स्ट्रेंथ है, जितने भी सदस्य हाउस में है, अवेलेबल नहीं ओवरऑल, ओके. आइदर दे आर प्रेजेंट और नॉट, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट द ओवरऑल काउंटिंग एंड 2/3 ऑफ द ओवरऑल पीपल दोज हु आर इन द पार्लियामेंट, ओके. जो सदस्य संसद के जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, ओके. सिर्फ
उपस्थित नहीं, ओवरऑल, ओके, ऑल द मेंबर्स, ओके, दोज हु आर इलेक्टेड, ओके, भले वो आए हो नहीं आए, बट डेफिनेटली जो सिलेक्शन होगा वो उस आधार पे होगा कि 2/3 बहुमत दिया गया, स्पेशल मेजोरिटी, ओके। देन अनदर फीचर, whenever government want to make any changes in the federal law, मान लीजिए संघात्मक व्यवस्था में कुछ बदलाव करना है, ओके, इफ गवर्नमेंट वांट टू मेक सम चेंजेस इन द फेडरल स्ट्रक्चर, ओके, मान लीजिए संघात्मक व्यवस्था में कुछ बदलाव करना है देश की, तो उस मामले में दे हैव टू, ओके, अलोंग विद द स्पेशल मेजोरिटी 2/3 सपोर्ट, they also need the ratification of half of the state, at least half of the state legislature, okay। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी, सो जीएसटी बिल जो है पास किया गया था, तो इट वाज बेसिकली पास बाय 2/3 मेजोरिटी, एंड देन 2/3 मेजोरिटी से उसको पास किया गया 2/3 बहुमत से, उसके बाद उसको कहां भेज दिया गया, राज्य विधानसभाओं के विधानमंडलों के पास, राज्य विधानसभाओं के भेज दिया गया, सो दे कैन आल्सो अप्रूव, एंड वंस द 1/3 लेट्स से हाफ ऑफ देम, ओके, जब आधे, तकरीबन उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ज्यादा बेसिकली बोल सकते हैं कि सदनों ने, विधानसभाओं ने, ओके, जब इसको बहुमत से पारित कर दिया, तब जाके इट बिकेम एक्ट, ओके। सो इट आल्सो नीड द अप्रूवल ऑफ, ओके, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ओके, स्टेट लेजिस्लेचर जो बेसिकली राज्य विधानमंडल है, उनकी परमिशन भी यहाँ पे कम से कम आधे से ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ओके। नाउ आफ्टर दिस कम्स अ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ओके, पहले आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड द सब्जेक्ट मैटर, ओके, कौन से संविधान संशोधन में क्या मुद्दा दिया गया है, ये सवाल भी एग्जाम में आ सकता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, you can attempt this question। Okay, fine। So if we talk about the Constitution Amendment Act, first 7th Amendment है, 44th Amendment, 42nd Amendment, okay। So इस केस में कौन कौन सी बात कही गई है। So फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किसकी बात करता है, बेसिकली क्या बताया गया है, बताइए फर्स्ट अमेंडमेंट में। 42nd अमेंडमेंट में क्या आएगा, रिमूव 42nd में, ठीक है, जैसे 42nd में इंट्रोडक्शन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ है, ठीक है, या फिर 44th में रिमूवल ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी हुआ है, ठीक है, फाइन। इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं, थर्ड का ए हो गया, फोर्थ का सी हो गया, सो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। फर्स्ट का बी हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड along with that 7th amendment, removal of the 7th amendment is basically the what we can say the particular law, especially the state reorganization act, okay, state reorganization act 1956। तो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था 1956 का, दैट इज वाज एक्चुअली द 7th amendment act, ओके, वही सातवां, जिसके द्वारा जो है इट रिमूव द एबीसी कैटेगरी ऑफ द स्टेट व्हिच वाज क्रिएटेड इन 1950, ओके, व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन 1950, ओके, 1950 में जब भारत का संविधान बना, तो उस वक्त में द स्टेट्स, द यूनिट्स ऑफ इंडिया वाज डिवाइडेड टू पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट, ओके, उनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट बोलते थे। देन इन 1956, ओके, इन 1956 it converted simply into state and UT, only two category, okay, या तो राज्य होगा या तो यूनियन टेरिटरी, ओके। प्रीवियसली देयर वाज 4 काइंड ऑफ स्टेट, ओके, 4 प्रकार के राज्य थे, so that 4 kind of state was basically been ended, that system, and new system was created, okay। So correct answer was A। Now similarly in the examination they usually ask question regarding some important amendments, so I will be marking some most important amendments that you need to go through, okay, आपको जिसको पढ़ना है। first of all, first amendment act, very important, it added the schedule number 9, okay, fine, schedule number 9 which provided the protection to the land reform and other laws in it from the judicial review, okay। So once first amendment basically says ki there will be a concept of ninth schedule where all the laws that are represented there they will be not cannot be judged by the judicial review, okay। उनको जो है एक प्रकार से न्यायिक समीक्षा के द्वारा उनका अवलोकन नहीं किया जा सकता, 9वीं अनुसूची को बेसिकली उसमें ऐड किया गया, ठीक है, फाइन। भूमि सुधार के जो काम थे, ओके, एंड जमींदारी को खत्म कर दिया गया, ओके, द सिस्टम ऑफ जमींदारी वाज बेसिकली बीन अबॉलिश्ड, ओके, स्टेट वाज एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल provision for the development of socially and educationally backward classes, okay, fine। Then 7th amendment act, okay, state reorganization, यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग। 10th amendment act, नागालैंड was given the status and special provision for it, okay, नागालैंड को एक अलग दर्जा दिया गया। Then उसके बाद आगे चलते हैं 24th, हाँ जी, आर्टिकल 13 एंड 368 रिलेटेड टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट,
to make the amendment. Okay, Parliament was given the power to amend fundamental right. Okay, इस amendment के द्वारा, okay, by this amendment, the Parliament is given the fundamental right to have the power to amend themselves. Okay, sorry, power to amend basically like fundamental rights. Okay, मौलिक अधिकारों को का संशोधन करने की शक्ति जो है. Okay, this can be a direct question. In which amendment act the Parliament has got the right to amend the fundamental rights. मौलिक अधिकारों का संशोधन करने का जो शक्ति है वो पार्लियामेंट को कब मिलता है? 24th में. ओके, देन 25 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स. ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. 26th अमेंडमेंट प्राइवेसी बस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए 20 उसके बाद 25 31st अमेंडमेंट. ओके, इंक्रीज इन पॉपुलेशन टू इंडिया रिवील्ड इन सेंसस 19, इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम 352 टू 345. ओके फाइन. तो लोकसभा का जो संख्या है, ठीक है, राइट नाउ वी हैव 534 एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द 104th अमेंडमेंट. ओके, 104था जो अमेंडमेंट हुआ, बिकॉज प्रीवियसली 545. ओके, 545 था, उसमें से 2 हटा दिए गए. ओके, सो प्रीवियसली द नंबर वाज 545 एंड नाउ 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स आर बेसिकली बीन रिमूव्ड. ओके, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर का पद था वो छीन लिया गया है, अब खत्म कर दिया गया. तो बाय 104th अमेंडमेंट. ओके, दिस इज आल्सो रिलेटेड. ओके, सो व्हेन, ओके, सो दिस कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि व्हेन इंडिया द इंडियन पार्लियामेंट और स्पेशली लोकसभा, ओके, व्हेन द लोकसभा ऑफ इंडिया the strength of Lok Sabha of India was basically been increased to 545. Okay, किस संशोधन से जरा? Okay, by which constitutional amendment act the strength of Lok Sabha was has basically been increased to 545. Okay, so ये पूछ सकते हैं, especially recently by 5 right now the 543 members are there in the Lok Sabha. The 2 of them has basically been removed. Okay, by Anglo Indians. Now 42nd amendment, when one of the most important crucial one, which is what we can say, it is also known as mini constitution. इसको हम एक छोटा संविधान भी कहते हैं. Okay, a lot of things were basically been done. Provide for the administrative tribunal. Okay, administrative made the president bound by the basically advice of the cabinet. Okay, cabinet के advice पे president काम करेगा. Added fundamental duties. Okay, very important. फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड 3 वर्ड सोशल सेक्युलर इंटीग्रिटी टू द प्रेम्बल. ओके, सो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए. समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, नागरिकों को मौलिक कर्तव्य के जोड़े गए. ठीक है, भाग 4 के में एक ए पार्ट में. ठीक है, देन इसके अलावा कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति के बाद है, इस प्रकार की जो बात है. एंड लोकसभा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल 5 में से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिए गए. ठीक है, फाइन. सो अगेन बिकॉज इमरजेंसी वाज गोइंग ऑन. ओके, एट दैट टाइम इमरजेंसी वाज गोइंग ऑन, तो इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए जो लोकसभा एंड लोकसभा एंड विधानसभा है उनके जो कार्यकाल है उनको बढ़ा दिया गया. प्रोवाइड दैट लॉ मेड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द कोर्ट. ओके, फाइन. सो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर बेसिकली बीन इंपॉर्टेंट फॉर द रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आई होप कि आप लोगों ने लाइक तो कर ही दिया होगा सेशन को, इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो सेशन पसंद आ रहा होगा. यू गाइस मस्ट हैव इसीलिए एंजॉयिंग दिस सुपर फास्ट रिवीजन. ओके, और जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखते जा रहे हैं. सो लाइक कर दीजिए, शेयर भी करते जाइए अपने दोस्तों को. Okay, now moving forward, 44th amendment, which has improved the, okay, which has removed the problems that were created by the 42nd amendment. Okay, तो 42nd amendment कब हुआ था? During the time period of emergency. इमरजेंसी के वक्त में जो है 42nd अमेंडमेंट हुआ था, एंड देन अगेंस्ट इट, ओके, उसके बदले में 44th अमेंडमेंट आता है, जहां पे इट वाज बेसिकली बीन डिक्लेयर्ड अंडर द आर्टिकल 74A द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी रिक्वायर्ड टू रिकंसीडर द एडवाइस एंड शुड नॉट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस आफ्टर सच रिकंसीडरेशन. ओके, सो इसके बाद आर्टिकल 39 द अमेंडमेंट दैट ड्राइव सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन. ओके, फाइन. देन द टर्म ऑफ लोकसभा, right to property declared, very important. Okay, right to property was declared not as a, okay, declared not as a fundamental right and given the status of legal right. Okay, उससे जो मौलिक अधिकार का सिद्धांत है वो छीन लिया गया and it was basically been given the legal status. Okay, so right to property, संपत्ति का जो अधिकार है उसमें से उसको जो है एक अधिकार के रूप से उसकी जो घोषणा खत्म कर दी गई. ओके, सो वो क्या बेसिकली एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, वो सिर्फ एक कानूनी अधिकार बन गया. ओके, बाय 44th अमेंडमेंट. ओके, then for 51st 52nd, अच्छा हाँ, this is important. Okay, 61st amendment, reducing the age from 21 to 18. Okay, जो उम्र है वोट डालने की. Okay, the voting age has basically been introduced. Okay, 21 से 18 साल की उम्र कर दी वोटिंग करने की. And then 65th amendment act. Okay, this is not that much important, leave it. Okay, and then made Delhi not important, चलिए leave it. Okay, fine. हाँ जी, 86th amendment, very important. Okay, right to education.
Under Article 21A included the right to free and compulsory education. Okay, by this amendment has added a new provision in the fundamental right. Okay, right to education. Okay, एक नया fundamental right को मिला. 91st Amendment Act limited the size of council at the center basically center and the states. Okay, so काउंसिल का साइज जो है लगान बचाने बेसिकली व्हाट वी कैन से लिमिटाइज करने का जो काम है वो 91st अमेंडमेंट में किया है. ठीक है, सो दिस कैन आल्सो बी अ क्वेश्चन इन विच केस इन विच अमेंडमेंट. ओके, किस संशोधन में ये चीज की गई थी. देन 93rd अमेंडमेंट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, दिस 97 इज आल्सो इंपॉर्टेंट. एडिशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इन द फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो नीति निर्देश जो है उसमें सहकारी समितियों के बारे में को जोड़ने की बात की गई है. एंड देन वी आर फाइनली मूविंग टुवर्ड द लास्ट लैप, दैट इज 99th Amendment Act 2014. The National Judicial Appointment Commission was created, but later on it was abolished. Okay, 99वें संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, परंतु it was rejected by Supreme. It was declared void by the Supreme Court. Okay, Supreme Court ने इसको अपने आप से दरखास्त कर दिया. Okay, then 100th Constitutional Amendment Act, that is especially between the land border agreement between India and Bangladesh. Okay, so the transfer of enclaves. Okay, so 105वें संशोधन 100वें संशोधन में क्या हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है भू सीमा समझौता किया गया. 101 में माल सेवा का कर पर परिचय हो गया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सॉरी, हाँ, गुड्स एंड सॉरी माय मिस्टेक. 101 दैट इज GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस. ओके, देन 102 संशोधन पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया. And 2003 under the Article 15 maximum of 10% 10% reservation for the economically weaker section. Okay, 10%. Okay, this is very important. 101 में संशोधन से द्वारा क्या किया गया, 10% आरक्षण जो है EWS कैटेगरी को. ओके, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको 10% का आरक्षण दिया गया. देन 104 एज वी ऑल नो, 104 से क्या किया गया था, द एंग्लो इंडियन सीट वाज बेसिकली बीन रिमूव्ड. ओके, जो एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित थी उस सीट को खत्म कर दिया गया. एंड 105 अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो लेटेस्ट है. ओके, इट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द बैकवर्ड क्लास बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इनिशियली एनल्ड दैट पावर. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने उस शक्ति को खत्म कर दिया था, राज्य सरकारों से वो शक्ति छीन ली थी और कहा था कि सिर्फ केवल केंद्र सरकार डिसाइड कर सकती है. ओके, इट वाज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड कि हु विल बी पार्ट ऑफ द SC ST और OBC लिस्ट. ओके, सो OBC लिस्ट में कौन कौन जाएगा ये बेसिकली जो है केंद्र सरकार निर्धारित करेगी बेसिकली. सो उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे 105 जो है अमेंडमेंट एक्ट हुआ है बेसिकली. ठीक है, फाइन. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फाइन. सो विद दिस थिंग योर सुपर फास्ट रिवीजन. ओके, आपका जो सुपर फास्ट रिवीजन था फॉर द टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, जो 2 क्लासेस लेके हमने द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनिट नंबर 7 हैज बेसिकली बीन कवर्ड. एंड नाउ टुमारो इट मींस कि ऑन वेडनेसडे. ओके, वेडनेसडे की जो क्लास है, ओके, इन ऑन वेडनेसडे द टॉपिक विल बी फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया. ओके, यूनिट नंबर 8 पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, यूनिट नंबर 8 से हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करेंगे. ओके, सो बी रेडी फॉर टुमारो सेशन ऑल्सो. And do tell me in the comment box, do you like this session or not? Okay, आपको ये सेशन अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, please do provide me feedback and very importantly, do join this Telegram channel. Okay, Telegram channel को join कर लीजिए because all the classes link, okay, will be provided here and my classes timing for now will be 5 PM. Okay, अभी जो सिर्फ 5 PM क्लास, 8:30 PM वाली क्लास नहीं हो रही है, so you need to make sure that you are taking all the 5 PM classes. Okay, चलिए, thank you everyone for watching the session and I hope you guys must have enjoyed my class. So if you are going for the using the sale, then you can use my coupon code also for better discount. Okay, fine. Thank you so much.